फिल्म की शुरुआत एक अंधेरे लैब में होती है जहां एक व्यक्ति को क्रायो चैम्बर में रखा गया है। जब हम उस मॉनिटर को देखते हैं जो मशीन को पावर दे रहा है तो पता चलता है कि वह आदमी 17 साल से भी ज्यादा समय से सो रहा है। तभी अचानक कमरे में एक अलार्म बजने लगता है और क्रायो चैम्बर खुल जाता है। लगभग 2 दशकों से सो रहा वह आदमी आखिरकार जाग जाता है। वह धीरे धीरे चारों ओर देखता है जो किसी बंकर जैसा लगता है। थोड़ी ही देर बाद वह अनाम व्यक्ति अपनी ऑक्सीजन मास्क खोलता है और खाने पीने की चीजों और अन्य जरूरी सामान की तलाश में जगह की तलाशी लेने लगता है। अचानक मॉनिटर उसे चेतावनी देता है कि बंकर के अंदर दबाव खतरनाक स्तर तक पहुंचने वाला है, जिसका मतलब है कि उसे जल्द ही बाहर निकलना होगा। अगले दृश्य में वह आदमी एक अल्ट्रा प्रोटेक्टिव सूट पहनता है, कुछ हथियार उठाता है और धीरे धीरे बंकर से बाहर निकलता है। सुरक्षा के लिहाज से वह एक हेलमेट भी पहनता है जिससे वह अंदर से सांस ले सके। जल्द ही वह बंकर से ऊपर चढ़ता है और जो कुछ वह देखता है उससे उसकी रूह कांप उठती है। वह दुनिया जो कभी जीवन और हरियाली से भरी हुई थी अब एक परमाणु हमले के कारण पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। आसपास की हर चीज, चाहे वह इमारतें हों, स्मारक हों या फिर वन्य जीव, सब कुछ तबाह हो चुका है। जीवन का एक भी निशान नहीं बचा है और हालात को और भी बदतर बनाने के लिए लगातार तेज बारिश हो रही है। इस बारिश में रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जो किसी भी जीवित प्राणी को तुरंत मार सकते हैं। हर चीज इतनी उदास और अंधेरी लगती है कि उस आदमी को क्रायो चैम्बर से बाहर आने का पछतावा होने लगता है। फिर भी उसे अब भी उम्मीद है कि वहाँ कोई या कुछ मौजूद है। जब वह आदमी उस इलाके में घूम रहा होता है तभी अचानक उसकी मॉनिटर पर एक संदेश आता है जिसमें उसे एक मिलन स्थल पर जाने के लिए कहा जाता है। यह जगह लगभग 10 किलोमीटर दूर है और इस बंजर भूमि से होकर वहां पहुंचने में घंटों लग जाएंगे। इसके बावजूद आदमी मानता है कि यह जोखिम उठाना जरूरी है। वह बस इस जर्जर और डरावनी दुनिया में अकेले जीना नहीं चाहता। रास्ते में हम देखते हैं कि सड़क पर कई अखबार पड़े हैं जिनकी सुर्खियां युद्ध से जुड़ी हैं। यह दर्शाता है कि दुनिया को इस हालत में एक परमाणु हमले ने पहुंचाया है जो युद्ध के कारण किया गया था। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है उसे कई छोड़ी हुई कारें मिलती हैं जो शायद वर्षों से वहीं पड़ी हैं और तीव्र विकिरण के कारण उनका रंग लगभग उतर चुका है। असल में पूरा इलाका किसी काले सफेद फिल्म जैसा लगता है। हर चीज इतनी उदास और शांत है। फिर भी आशावादी आदमी अपने हाथ में बंदूक लिए आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद वह एक नष्ट हो चुकी इमारत पर पहुंचता है जो कभी सरकारी दफ्तर जैसी लगती है। आदमी जल्दी से अंदर जाता है, कुछ उपयोगी चीज ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी निराशा के लिए उसे सिर्फ एक टेलीफोन मिलता है जिसमें कनेक्शन भी नहीं है और जगह की हालत देखकर लगता है कि यहाँ के निवासी काफी समय पहले या तो चले गए या मर गए। वह आदमी इमारत से बाहर निकलता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। दुर्भाग्यवश जब वह अपने मॉनिटर से रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है तो उस पर लिखा आता है कोई सिग्नल नहीं, इसलिए अब उसे बिना किसी मार्गदर्शन के ही चलना पड़ता है। इस बिंदु पर उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह मरेगा या नहीं, वह बस किसी से बातचीत करना चाहता है। क्रायो चैम्बर में बिताए गए 17 लंबे सालों ने उस पर गहरा असर डाला है। जैसे ही वह भटकता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है अचानक उसका मॉनिटर बीप करता है। मॉनिटर उसे बताता है कि यहाँ का वातावरण सुरक्षित है और वह यहाँ की हवा में सांस ले सकता है। यह सुनकर वह आदमी बेहद खुश हो जाता है और अपना हेलमेट उतार देता है। फिर वह बारिश को महसूस करता है जिससे उसने बहुत बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। वह आदमी हर पल का पूरा आनंद लेता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि यह उसका आखिरी पल हो सकता है। खाने या उचित पानी की आपूर्ति न होने के कारण वह आदमी शायद उस मिलन स्थल तक भी न पहुंच पाए जो उसे सौंपा गया है। तभी मॉनिटर फिर से बीप करता है और इस बार यह दिखाता है कि एक टीम सदस्य आसपास है। दरअसल वह व्यक्ति सिर्फ 205 मीटर की दूरी पर है। उत्साहित होकर वह आदमी जल्दी से अपनी सारी चीजें समेटता है और उस जगह की ओर दौड़ पड़ता है। वह एक बार फिर आशावान है कि आखिरकार वह किसी से मिल सकेगा और अपने दुख सुख उनके साथ बांट सकेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वह वहां पहुंचता है तो उसे केवल एक हेलमेट मिलता है जो उस व्यक्ति का था। हेलमेट बहुत खराब हालत में है जिससे पता चलता है कि उसका मालिक बहुत समय पहले मर चुका है। वहाँ पास में एक रेडियो भी है जो उस आदमी को संकेत भेज रहा था। कुछ देर तक रोने के बाद वह आदमी हेलमेट को पास की एक जगह ले जाता है और उसके मालिक का ठीक से अंतिम संस्कार करता है। ऐसे भयावह और विनाशकारी समय में भी उस आदमी में कुछ इंसानियत बाकी है।
इसके अलावा वह घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना भी करता है, यह आशा करते हुए कि मृतक को आखिरकार शांति मिल जाए। इसके बाद वह उठता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। कुछ घंटे बाद वह आदमी शहर के एक अलग हिस्से में जाता है और एक तबाह हो चुके घर तक पहुंचता है। वह धीरे धीरे अंदर जाता है और एक परिवार की कुछ तस्वीरें पाता है। यहाँ पता चलता है कि यह घर किसी और का नहीं बल्कि उसी अनाम आदमी का था। तस्वीर में हम उसकी प्यारी पत्नी और उनके कुत्ते को देख सकते हैं, लेकिन उन्हें गुजरे कई साल हो चुके हैं। आदमी कुछ देर तक तस्वीर को देखता रहता है और निराशा में रोने लगता है। फिर वह अपने सफर को उजड़े हुए शहर की ओर जारी रखता है। हमें उस जगह का एक हवाई दृश्य भी देखने को मिलता है जो किसी प्रलय के दृश्य से कम नहीं लगता। हर चीज काली और सफेद है और रेडिएशन ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। हम दीवारों पर कई पोस्टर भी देखते हैं जो युद्ध और हत्या के बारे में बात करते हैं। आदमी कुछ देर तक उन्हें देखता है और फिर तिरस्कार से हंसता है। फिर वह कुछ डॉग फूड खाता है जो शायद उसका आखिरी खाना होगा अगर उसे कोई नहीं मिला। आदमी अपनी दाढ़ी बनाकर भी अपना दिन सामान्य तरीके से बिताने की कोशिश करता है। तेज बारिश के बीच वह एक रेजर निकालता है और टूटी हुई शीशे की मदद से अपनी दाढ़ी बनाता है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा कर रहा होता है, वह मॉनिटर जिससे वह दिशा निर्देश ले रहा था अचानक बंद हो जाता है। उसकी बैटरी खत्म हो गई है और इसके साथ ही आदमी की मदद पाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। हताश होकर ऐसे रोने लगता है जैसे उसने अपना खुद का बच्चा खो दिया हो। अगले दृश्य में वह आदमी शहर की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है ताकि अपनी आखिरी योजना को अंजाम दे सके। चूंकि अब उसके पास इस तबाह जगह में मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, उसे आसमान के जरिए मदद का संकेत देना पड़ता है। इसी समय वह एक फ्लेयर गन निकालता है और उसे ऊपर दाग देता है। आदमी को उम्मीद है कि कोई इसे देखेगा और जवाब में संकेत देगा। पहले कुछ मिनटों तक कुछ नहीं होता और आदमी वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। हालांकि ठीक उसी समय कोई और भी फ्लेयर गन दागता है जिससे पता चलता है कि वहां वास्तव में कोई और भी है जो इस जर्जर शहर में उसी की तरह भटक रहा है। उत्साहित होकर आदमी तेजी से उस दिशा में दौड़ता है जहां से फ्लेयर आया था। इस समय तक बारिश भी रुक चुकी है। ठीक उसी समय वह एक कार के ऊपर एक हेलमेट देखता है। आदमी उस व्यक्ति के पास जाना चाहता है, लेकिन वह खतरे को लेकर भी सतर्क है। इसलिए वह एक कोने से छिपकर सब कुछ अपनी दूरबीन की मदद से देखता है। लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता तो वह अपनी राइफल निकालता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार। वह एक कार के पास रक्षात्मक स्थिति लेता है, लेकिन अचानक दूसरी दिशा से बंदूक की आवाज आती है। जब वह आदमी पीछे मुड़ता है तो उसे एक महिला दिखती है जो उसी तरह के सुरक्षात्मक कपड़ों में है जैसे उसके, और वह उसे गोली मारने के लिए तैयार है। दोनों, जो स्पष्ट रूप से एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, कुछ देर तक तीखी नजरों से एक दूसरे को घूरते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि शायद इस दुनिया में अब सिर्फ वे दोनों ही बचे हैं, तो वे अपने हथियार नीचे कर देते हैं। एक भी शब्द नहीं बोला गया, फिर भी वे तुरंत एक दूसरे को समझ जाते हैं। फिल्म खत्म होती है जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक बार फिर नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद के साथ।